वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में हिंदी में काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। ये हमारी प्रीवियस ईयर प्रश्न की अंतिम वीडियो। बेटा मैं पहले भी कहती हूँ धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सीन चे सो गड़ा ऋतु आए फल हुए। तो धीरे धीरे तैयार अभ्यास करते रहने से आपकी तैयारी एक दिन जरूर पूरी होगी और जब आपका एग्जाम होगा आपका नंबर आएगा और आपको इसका फल भी मिलेगा। तो चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। और मैं हमेशा लड़कियों के लिए गाती हूँ कि सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो खुद ही अपना चीर बचा लो, द्यूत बिछाए बैठा सकुनी मस्तक सब झुक जाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे। तो सभी लड़कियों से मेरा निवेदन है बेटा कि सब अच्छे से पढ़ाई करो, कलम हाथ में उठा लो, क्योंकि अब रक्षा के लिए भगवान प्रकट नहीं होते हैं कलयुग में, आपको खुद ही अपनी रक्षा करनी पड़ती है। तो खुद इतनी समर्थ बनो कि कोई आपका फायदा ना उठा पाए। ठीक है, ये वीडियो हमने पूरा सिलेबस डाल दिया है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पे जाके पूरी वीडियो क्रम से आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? प्रश्न संख्या 1 क्या कह रही है कि कौन सा युग्म है जो इसमें से सही नहीं है? ए भट्टलोलट उत्पत्तिवाद, बी शंकुक अनुमितिवाद, सी आचार्य मम्मट भुक्तिवाद और डी अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। तो देखिए बेटा जो सही नहीं है वो है सी आचार्य मम्मट भुक्तिवाद। अब ये बात होते क्या है, देखिए बेटा हर किसी ने काव्य शास्त्र में अपना अपना एक मत प्रस्तुत किया है काव्य को लेकर। जैसे भट्टलोलट ने जो वाद दिया उसे उत्पत्तिवाद कहा गया, शंकुक ने जो दिया उसे अनुमितिवाद कहा गया और अभिनव गुप्ता ने जो दिया उसे अभिव्यक्तिवाद कहा गया। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर सी है। प्रश्न संख्या 2 अब ये कह रहे हैं रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता किस आचार्य की है? ए अभिनवगुप्त, बी शंकुक, सी भट्टलोलट और डी भट्टनायक। तो बेटा रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की जो मान्यता है वो है शंकुक जी की। बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 3 रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना इनमें से किस आचार्य ने की है? ए शंकुक, बी अभिनव गुप्त, सी भरत मुनि और डी विश्वनाथ। तो ये कह रहे हैं रस विवेचन के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना किसने की? बेटा शंकुक जी ने की है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 4 चित्र तुरंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से है? ए उत्पत्तिवाद, बी भुक्तिवाद, सी अनुमितिवाद और डी अभिव्यंजनवाद। तो बेटा चित्र तुरंग न्याय का संबंध किससे? अनुमितिवाद। अनुमितिवाद किसने दिया था? शंकुक जी ने। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 5 भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ए आचार्य विश्वनाथ ने, बी आचार्य जगन्नाथ ने, सी आचार्य भट्टनायक ने और डी आचार्य अभिनव गुप्त ने। तो देखिए बेटा भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग जिसने सबसे पहले किया था वो थे आचार्य भट्टनायक। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 6 इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? ए केशव, बी जयदेव, सी भामह और डी आनंदवर्धन। तो बेटा देखिए जो अलंकारवादी आचार्य नहीं है वो है आनंदवर्धन। ठीक है, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। इन्होंने ध्वनि सिद्धांत दिया था। प्रश्न संख्या 7 किस आचार्य ने दृष्ट मतलब प्रीति और अदृष्ट मतलब कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना है? इसका मतलब है कि कुछ लोग प्रीति मतलब प्रेम के चक्कर में काव्य का प्रयोजन कर देते हैं और कुछ लोग कीर्ति पाने के लिए काव्य का प्रयोजन कर देते हैं, कुछ लोग सर्व सुखाय के लिए काव्य का प्रयोजन कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ए कुंतक, बी दंडी, सी वामन और डी रुद्रट। तो देखिए बेटा जिसने दृष्ट प्रीति और अदृष्ट काव्य का प्रयोजन माना है उन्होंने कहा है वामन है वो। कौन है वो? वामन। प्रश्न संख्या 8 महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है? ए अनुमानवाद, बी तात्पर्यवाद, सी लक्षणवाद और डी अभिव्यंजनवाद। तो बेटा महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत है वो है अनुमानवाद। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 9 आचार्य भरत के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता है? ए भट्टलोलट, बी आचार्य शंकुक, सी अभिनवगुप्त और डी आचार्य विश्वनाथ। तो देखिए बेटा आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता कौन है? भट्टलोलट जी। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 10 आचार्य भरत मुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से किन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए हैं? उनके नामों का कौन सा क्रम सही है? ए भट्टलोलट, भट्टशंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त, बी अभिनवगुप्त, भट्टनायक, भट्टशंकुक, भट्टलोलट, सी भट्टनायक, भट्टशंकुक, भट्टलोलट, अभिनवगुप्त और डी भट्टशंकुक, भट्टलोलट, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। तो आंसर है बेटा आपका ए। सबसे पहले भट्टलोलट ने, फिर भट्टशंकुक ने, फिर भट्टनायक ने, फिर अभिनवगुप्त जी ने। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है।
प्रश्न संख्या 11, रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? ए भट्टलोलट ने, बी भट्टनायक ने, सी शंकुक ने और डी अभिनव गुप्त ने। तो बेटा रस निष्पत्ति के विवेचन में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किसने की है? भट्टनायक जी ने। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 12, रस सिद्धांत की व्याख्या करने सबसे पहले दर्शक की महत्वता किसने स्वीकार की? मतलब रस सिद्धांत की व्याख्या करी और उसमें दर्शक की महत्वता को किसने स्वीकार किया कि दर्शक भी इसके लिए बहुत जरूरी है? ए भट्टनायक, बी अभिनव गुप्त, सी भट्टलोलट और डी शंकुक। तो बेटा देखिए इसका आंसर हो जाएगा अभिनव गुप्त। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। इन्होंने ही रस सिद्धांत में सबसे पहले दर्शक की महत्वता को प्रतिपादित किया। प्रश्न संख्या 13, अब ये कह रहे हैं ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? ए रस को, बी वक्रोक्ति को, सी ध्वनि को और डी अलंकार को। तो देखिए ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं बेटा? रस को। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 14, रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? ए भामह ने, बी रुद्रट ने, सी आनंदवर्धन ने और डी अभिनव गुप्त ने। तो बेटा देखिए रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किया अभिनव गुप्त जी ने। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। ए विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक है नादान। बी मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निक्सो मुकुंद मधुवंते। सी नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन, करहु सोमम उर्धाम, सदा शीर सागर सयन। डी मधुमय बसंत जीवन वन के, वह अंतरिक्ष की लहरों में कब आए तुम चुपके से, रजनी के पिछले पहरों में। तो आंसर हो जाएगा बेटा इसका ए विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक है नादान। क्योंकि माधुर्य गुण में वहां होता है जहां किसी ने किसी का मन मोह लिया हो। ये सीधी सी बात समझ लो बस। यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं? विनती कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और बाकी सब में किस चीज का वर्णन है कि किसी न किसी के कारण एक दूसरे का मन मोह लिया गया है। प्रश्न संख्या 16, सामान्य रूप से काव्य गुण के कितने भेद होते हैं? ए 3, बी 5, सी 7, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा सामान्य रूप से काव्य के कितने गुण होते हैं? 3, प्रसाद, माधुर्य और ओज। प्रश्न संख्या 17, इनकी गाथा छोड़ चलो झांसी के मैदानों में, जहां लड़ी थी लक्ष्मी माई मर्द बनी मर्दानों में। इनमें कौन सा काव्य गुण है? ए माधुर्य, बी ओज, सी प्रसाद, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा इसका जो आंसर है वो है आपका ओज। क्योंकि यहाँ किसकी बातें हो रही है? लड़ाई की बातें हो रही है। जहाँ पे लड़ाई की बातें हो रही हो, मन में जोश भर रहा हो, उत्साह भर रहा हो, वीर रस हो, वहाँ कौन सा वो होता है? ओज। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 18, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। इन पंक्तियों में किस काव्य गुण की योजना है? ए माधुर्य, बी ओज, सी प्रसाद। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है बेटा इसका प्रसाद। जहाँ सिंपलता से किसी चीज की सुंदरता का, प्रकृति का सुंदरता का वर्णन किया जा रहा हो उसे क्या कहते हैं? वो प्रसाद गुणी होता है। माधुर्य में किसी का मन किसी ने मोह लिया हो और ओज में जहाँ वीर रस हो। प्रश्न संख्या 19, गुण का संबंध किस सिद्धांत से होता है? ए ध्वनि से, बी रीति से, सी रस से और डी अलंकार से। तो बेटा गुण का संबंध किस सिद्धांत से होता है? रीति से। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 20, काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए। गुण काव्य के आंतरिक सौंदर्य है, अलंकार बाह्य शोभा मात्र। बी गुण रस के उत्कर्ष और काव्य के शोभा कारक तत्व हैं। सी काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता। और डी माधुर्य, प्रसाद, ओज सर्वमान्य काव्य गुण है। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा सी। ये कह रहे हैं कथन सही नहीं है, तो काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का ही तो विवेचन मिलेगा और किसका मिलता है? ठीक है, सी विकल्प आपका इस प्रश्न के हिसाब से बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 21, आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या बताई है। ए 3, बी 5, सी 10 और डी 8। तो बेटा आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की 10 संख्या बताई है। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 22, इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? ए क्षेमेंद्र, बी वामन, सी भोजराज और डी भरत मुनि। तो बेटा भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। प्रश्न संख्या 23, अब ये कह रहे हैं आचार्य भरत के अनुसार गुण होते हैं। ए 5, बी 10, सी 9 और डी 8। तो बेटा आचार्य भरत के अनुसार कितने गुण होते हैं? 10। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 24, आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? ए 7, बी 10, सी 13 और डी 18। तो बेटा आचार्य मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? 10। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 25, आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं। ए 10, बी 3,
सी 15 और डी 8। तो बेटा आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं 3। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। एज इट इज प्रश्नों को रट लेना बेटा। आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? ए 12, बी 9, सी 20 और डी 3। तो बेटा आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? तो बेटा काव्य के 20 गुण है। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। हेलो बेटा। प्रश्न संख्या 27, सही युग्म चिन्हित कीजिए। ए वेदर्भी माधुर्य है, बी गौड़ी माधुर्य है, सी पांचाली ओज और डी गौड़ी प्रसाद। तो बेटा इसका सही आंसर है वेदर्भी माधुर्य। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 28, जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टाने, ये लगी है बेटा, चट्टाने लगो गरजने, ये लगी गरजने, ठीक है। तब जाग उठते ये शेर बब्बर पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलिवेदी पर लहू पुकार उठा था। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण व्यंजित हो रहा है? ए माधुर्य, बी ओज, सी प्रसाद और डी उपयुक्त तीनों। तो बेटा ओज हो रहा है। कौन सा है? वीर रस है। यहाँ पे जहाँ पे वीर रस हो वहाँ ओज गुण होता है। प्रश्न संख्या 29, काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है कौन सा गुण कहलाता है? ए ओज गुण, बी माधुर्य, सी प्रसाद और डी इसमें से कोई नहीं। तो बेटा वो कौन सा कहलाता है? वो कहलाता है ओज। उत्साह का संचार होता है, स्फूर्ति का संचार तभी तो होता है। प्रश्न संख्या 30, वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? ए ओज, बी प्रसाद, सी माधुर्य और डी ये सभी। तो वीर रस प्रधान रचना में बेटा कौन सा? ओज क्या होता है? ओज गुण प्रधान होता है। तो ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 31, अब देखिए क्या करें। चक करही मरकट भालू, छल बल करही जेही खल छीजहो। पंक्ति में काव्य गुण है। ए प्रसाद, बी ओज, सी माधुर्य और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा इसमें कौन सा है? ओज, ठीक है, वीर रस का उदाहरण है। बी विकल्प आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 32, माधुर्य गुण की किस रस में स्थिति होती है? ए करुण रौद्र, बी श्रृंगार करुण, सी श्रृंगारवीर और डी शांतवीर। तो देखिए बेटा माधुर्य गुण की किस रस में स्थिति होती है? श्रृंगार रस और करुण रस में, ठीक है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 33, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नवमित्र सा है, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। उपयुक्त काव्यांश में प्रयुक्त काव्य गुण का नाम है। ए प्रसाद, बी ओज, सी माधुर्य और डी इसमें से कोई नहीं। तो बेटा क्या है? माधुर्य, क्योंकि ये कह रहा है मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, मैं जो नया ग्रंथ देखता हूँ, भाता मुझे वो नव मित्र सा है, वो मुझे नए मित्र के समान लगता है, देखूं उसे मैं नित बार बार, मैं उसे बार बार देखता हूँ, यानी कि उसने मन मोह लिया है। मानो मिला मित्र मुझे कोई पुराना, वो कैसा मुझे लग रहा है? जैसे मुझे कोई पुराना मित्र मिल गया हो। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 34, कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी में कौन सा काव्य गुण है? ए माधुर्य, बी प्रसाद, सी ओज और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बेटा माधुर्य, ठीक है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 35, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। इस पंक्ति में कौन सा गुण है? ए ओज, बी माधुर्य, सी प्रसाद और डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसका आंसर है माधुर्य। ये उस टाइम का वर्णन है जब उर्मिला जी को छोड़कर, साकेत में है ये, जब उर्मिला जी को छोड़कर लक्ष्मण जी विदेश वनवास चले जाते हैं, तो एक दिन लक्ष्मण जी को याद करके कहती है उर्मिला अपनी सखी से कि देखो सखी, ये खंजन पक्षी इधर आ गए हैं और फेरे उन मेरे रंजन ने, जो मेरे पतिदेव हैं उनके नेत्र इतने सुंदर हैं कि उन्होंने जरूर मुझे याद करते हुए इधर नेत्र करे हैं, तो ये उनके नेत्रों के इशारे से इधर मुझे आ गए हैं बताने के लिए। प्रश्न संख्या 36, बिंदु मैं थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल बसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। पंत जी की पंक्तियां हैं। इस उदाहरण में काव्य गुण है। ए ओज, बी प्रसाद, सी माधुर्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसका आंसर है प्रसाद। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 37, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? ए माधुर्य, बी ओज, सी प्रसाद और डी इसमें से कोई नहीं। तो बेटा इसका आंसर ओज। क्यों?
क्यों है? क्योंकि स्वतंत्रता के बारे में बात की जा रही है। प्रश्न संख्या 38, अब ये कह रही है सब को जानत तुम्हु सारे जगत जहान, इस पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? ए न्यून पदत्व, बी पुनरुक्ति, सी क्लिष्टत्व और डी अक्रमत्व। तो बेटा इस काव्य पंक्ति में पुनरुक्ति का दोष है। ठीक है बेटा, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 39, अनुभवों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? ए समास दोष, बी रस दोष, सी पद दोष और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बेटा अनुभवों और विभावों की कष्ट कल्पना रस दोष है। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 40, लोक नियम की अवहेलना से कौन सा काव्य दोष होता है? ए पद क्रमत्व, बी चैत संस्कारत्व, सी अप्रयुक्तत्व और डी ग्राम्यत्व। तो बेटा देखिए ये कह रहे हैं लोक नियम की अवहेलना से कौन सा काव्य दोष होता है? दुष्क्रमत्व। ठीक है बेटा, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 41, व्याकरण विरुद्ध प्रयोग किस दोष के अंतर्गत आते हैं? ए चैत संस्कारत्व, बी प्रतिकूल वर्णत्व, सी ग्राम्यत्व और डी निरर्थकत्व। तो देखिए बेटा इसका आंसर है चैत संस्कारत्व। ठीक है, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 42, पांडव की प्रतिमा समलेखो, अर्जुन भीम महामति देखो, इसमें काव्य का कौन सा दोष है? ए शब्द दोष, बी रस दोष, सी अर्थ दोष और डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 43, कंकण क्वणित रणित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था करलव गीतों में, स्वर लय का होता अभिसार, बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमेह चुम्बन का तरताएं, आज न मुख को सता रही। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है? ए काल दोष, बी वचन दोष, सी लिंग दोष और डी चैत्य संस्कृति दोष। तो देखिए बेटा इसका आंसर है वचन दोष। ठीक है, आप बी विकल्प आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 44, काव्य दोषों के कितने प्रकार बताए हैं? ए 8, बी 3, सी 10 और डी 7। तो बेटा काव्य दोषों के 3 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 45, तरु रिपु रिपु धर देख के विरहिणी तिय अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? ए चैत संस्कृति, बी न्यून पदत्व, सी अधिक पदत्व और डी क्लिष्टत्व। तो बेटा देखिए तरु रिपु रिपु धर देख के विरहिणी तिय अकुलाय में क्लिष्टत्व, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 46, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? ए अधिक पदत्व, बी अप्रीतत्व, सी दुष्क्रमत्व और डी क्लिष्टत्व। तो देखिए बेटा सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम में किसका इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधिक पदत्व। क्या है इसमें? अधिक पद है। एक ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 47, काव्य दोषों की सर्वप्रथम व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है? ए नाट्यशास्त्र, बी काव्य अलंकार, सी साहित्य सर्वस्व और डी काव्य अलंकार सूत्र। तो बेटा इसका आंसर है काव्य अलंकार सूत्र। सॉरी, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 48, अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है, बी लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है, सी अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा व व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है और डी लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती है। तो बेटा इसका आंसर है डी। ये क्या कह रहे हैं कि लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती हैं। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 49, इनमें कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? ए व्यंजना, बी श्रोता, सी अभिधा और डी लक्षणा। तो बेटा जो शब्द शक्ति का भेद नहीं है वो है श्रोता, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 50, शब्द शक्ति के कितने भेद है? ए 2, बी 7, सी 8 और डी 3। तो बेटा शब्द शक्ति के कितने भेद है? शब्द शक्ति के बेटा 3 भेद। ठीक है, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। तो बेटा हमने आपको पूरे प्रीवियस ईयर प्रश्न करा दिए। आज ही हमारी लास्ट वीडियो थी, इसके बाद हम आपको 1000 क्वेश्चंस वाली क्लास भी डाल रहे हैं और उसके अलावा भी हम आपको कुछ और देंगे। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक हम आपको पढ़ाते रहेंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं आपका नंबर आए। तो चलिए बेटा, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।